नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। दिन के 12 बज चुके हैं। देश और दुनिया की बड़ी खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी सुर्खियों के साथ। महिला डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या के मामले में दायर जनहित याचिका पर कलकत्ता हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। मामले की सीबीआई जांच को लेकर डॉक्टरों को ही देशव्यापी हड़ताल दूसरे दिन भी जारी। एनसीडब्ल्यू की टीम अस्पताल का कर रही है दौरा। सुप्रीम कोर्ट आज यूपी मदरसा एक्ट पर करेगा सुनवाई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के असंवैधानिक घोषित करने के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सर्वोच्च न्यायालय करेगा गौर। पूरे उत्साह के साथ देश भर में हर घर तिरंगा यात्रा जारी। उपराष्ट्रपति ने भारत मंडपम से बाइक रैली को दिखाई हरी झंडी। वहीं गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा में लेंगे हिस्सा। दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी। हिमाचल में बारिश की वजह से भारी नुकसान, मरने वालों की संख्या 100 के पार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार बनने के बाद हालात सामान्य करने के प्रयास जारी। पिछले एक सप्ताह से जारी हड़ताल खत्म कर काम पर लौटी पुलिस। उधर तख्तापलट में अमेरिका का हाथ होने से इनकार। और खेल जगत से विनेश फोगाट को सिल्वर मेडल मिलेगा या नहीं, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स आज सुनाएगा फैसला। तय वजन से 100 ग्राम ज्यादा पाए जाने पर पेरिस ओलंपिक से कर दिया गया था बाहर। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। शुरुआत कलकत्ता हाईकोर्ट में आज महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में जनहित याचिका पर सुनवाई होनी है। कलकत्ता हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की पीठ इस याचिका पर सुनवाई करेगी। याचिका में सभी मेडिकल कॉलेजों, अस्पताल और रेस्ट रूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इसके साथ ही 2 और पीआईएल भी कोलकाता हाईकोर्ट में दाखिल किए गए हैं। सभी याचिकाओं में एक ही दलील है कि मामले की जांच कोलकाता पुलिस की एसआईटी के बजाय किसी स्वतंत्र एजेंसी से कराई जाए। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगनम और न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने सभी जनहित याचिकाओं को स्वीकार कर लिया है और मामले की सुनवाई आज होनी है। कोलकाता डॉक्टर बलात्कार हत्या मामले की सीबीआई जांच को लेकर रेजिडेंट डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल जारी है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर लखनऊ से लेकर दिल्ली तक, कोलकाता से लेकर मुंबई तक डॉक्टर हड़ताल पर हैं। हड़ताल का सबसे ज्यादा प्रभाव पश्चिम बंगाल पर पड़ा है। वहीं पीजी प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार हत्या के मामले में दिल्ली राष्ट्रीय महिला आयोग यानी कि एनसीडब्ल्यू की टीम कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल पहुंची है। अस्पताल का दौरा पूरा करने के बाद यह टीम अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। तो कोलकाता में एनसीडब्ल्यू की टीम निरीक्षण कर रही है और उसके बाद रिपोर्ट सौंपेगी। बढ़ते आगे इसी सिलसिले में महाराष्ट्र एसोसिएशन ऑफ रेजिडेंट डॉक्टर्स ने भी आज हड़ताल की घोषणा की। मुंबई, पुणे, नागपुर के डॉक्टर्स ने हड़ताल की शुरुआत की है। एमएआरडी के पदाधिकारियों ने कहा है कि महाराष्ट्र भर के कई सरकारी अस्पतालों के लगभग 8000 रेजिडेंट डॉक्टर आपातकालीन ड्यूटी को छोड़कर काम बंद कर दिया है। आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे अन्य रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ एकजुटता दिखाने के लिए अस्पताल में सभी वैकल्पिक सेवाएं बंद कर दी गई हैं। हालांकि आपातकालीन सेवाएं हड़ताल से मुक्त रहेंगी और प्रभावित नहीं होंगी। हड़ताल से ओपीडी, वैकल्पिक ऑपरेशन, वार्ड ड्यूटी, लैब सेवाएं और शैक्षणिक ड्यूटी सहित वैकल्पिक सेवाएं प्रभावित होंगी। तो कोलकाता में रेप और हत्या हमारे देश के बेटी के साथ जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। निर्भया हत्याकांड के बाद जो बहुत दुखद ऐसी घटनाएं घड़ी है, तो इसके वो जो लड़की है उसके परिवार है उनको न्याय मिलना चाहिए। और वो न्याय मिलने के लिए हमारा ये छोटा सा प्रयत्न है, जो कि हमारी यही डिमांड है कि वो जो मैटर हुआ है उसमें जो रेप केस का मैटर हुआ है, मर्डर केस का मैटर हुआ है, उसमें सीबीआई इंक्वायरी बिठाई जाए। उसके बाद में वहाँ पे जो ट्रांसपेरेंट सारा इन्वेस्टिगेशन हो और जो महिला डॉक्टर है उनके फैमिली को कंपेंसेशन मिले।
इस मामले पर इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा है। एसोसिएशन ने कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी महिला डॉक्टर के बलात्कार और हत्या के मामले में पश्चिम बंगाल राज्य सरकार से 3 प्रमुख मांग की है। ये 3 प्रमुख मांगे हैं: मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों को सजा दे, इसके साथ ही अपराध की परिस्थितियों की विस्तृत जांच हो और साथ ही कार्यस्थल पर डॉक्टरों, खासकर महिलाओं की सुरक्षा में सुधार के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने स्वास्थ्य मंत्री को चिट्ठी लिखी है और 3 प्रमुख मांग की है। बढ़ते अब आगे और अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में यूपी के मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर निर्णायक सुनवाई आज होनी है। इससे पहले शीर्ष अदालत ने 5 अप्रैल को उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी थी। दरअसल इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत के खिलाफ बताते हुए रद्द कर दिया था, जिसके बाद हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगाई थी, जिसके चलते यूपी में मदरसा एक्ट के तहत मदरसों में पढ़ाई अभी चल रही है। एक और अहम मामला है जिस पर आज सुनवाई होनी है और वो है जमीन के बदले नौकरी घोटाला। ये मामले की आज राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होगी। इससे पहले रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले के मामले में ईडी ने 6 अगस्त को नई चार्जशीट दाखिल की थी। इस मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके बेटे तेजस्वी यादव को भी आरोपी बनाया गया। ईडी का आरोप है कि लालू यादव ने रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बदले लोगों से जमीन ली थी। इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से भी जांच जारी है। और अब खबर हिंडनबर्ग रिपोर्ट से जुड़ी हुई। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर देश में सियासी हलचल बढ़ी हुई है। इसी बीच रविशंकर प्रसाद ने विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत में आर्थिक अराजकता और अस्थिरता लाने की साजिश बताया है। हिंडनबर्ग कौन है? कोई दूध के धोए हुए हैं क्या? जॉर्ज सोरोस ने वहाँ पूंजी निवेश किया है, बड़े व्यापारी हैं। जॉर्ज सोरोस एंटी इंडिया है, भारत के लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते। मोदी जी को तो खैर खुलेआम क्या क्या शब्द का प्रयोग करते हैं। लोकतंत्र है, नया सेकुलरिज्म है। तो जो हिंडनबर्ग एंटी इंडिया का फ्रंट बना हुआ है, उसकी रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस पार्टी हल्ला करती है, तो कांग्रेस पार्टी को हम देश में एक्सपोज करेंगे कि जान करके भारत में आर्थिक अराजकता लाने के लिए कांग्रेस पार्टी पड़ी हुई है। प्राइवेट न्यूज चैनलों को केंद्र सरकार की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें कहा गया है कि वो किसी भी आपदा या हादसे के जब विजुअल्स दिखाएं तो उसका डेट और टाइम जरूर बताएं, ताकि दर्शकों को गलतफहमी ना हो। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि सभी प्राइवेट टीवी चैनलों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि प्राकृतिक आपदाओं या बड़ी दुर्घटनाओं के दृश्यों में फुटेज के शीर्ष पर डेट और टाइम प्रदर्शित किए जाने चाहिए। मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि टेलीविजन चैनल कई दिनों तक प्राकृतिक आपदाओं, बड़ी दुर्घटनाओं को लगातार कवरेज करते हैं, लेकिन घटना के दिन से फुटेज दिखाते रहते हैं। मंत्रालय ने यह भी तर्क दिया है कि दुर्घटना या आपदा के कई दिनों बाद टेलीविजन चैनलों की ओर से दिखाया गया फुटेज जरूरी नहीं कि वास्तविक समय की जमीनी स्थिति को दर्शाए, जिससे दर्शकों के बीच अनावश्यक भ्रम और संभावित घबराहट पैदा होती है। एडवाइजरी में प्राइवेट न्यूज चैनलों को ऐसी घटनाओं का टेलीकास्ट करते समय नियमों का भी पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। यह परामर्श केरल के वायनाड और हिमाचल प्रदेश में हुए भूस्खलन की व्यापक कवरेज के मद्देनजर जारी किया गया है, जिनमें हाल में कई लोगों की जान भी चली गई थी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। विभाजन एक ऐसी त्रासदी है जिसका दर्द पीड़ितों को अब भी तड़पाता है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में कुछ परिवार ऐसे हैं जो आज भी उस टीस को ना सिर्फ महसूस करते हैं, बल्कि किसी नासूर की तरह वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। आज जब हम आज़ादी का जश्न मनाने जा रहे हैं, तो चलिए ऐसे ही कुछ परिवार से आपको मिलवाते हैं। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। विभाजन का दंश झेल चुके 91 साल के दर्शन लाल गुलाटी
विभाजन के समय पाकिस्तान से किसी तरह जान बचाकर बलरामपुर पहुंचे। कई रातें भूखे रहकर गुजारी। गुजरावाला में इनका व्यवसाय काफी बड़ा था। वो दौर याद करते ही दर्शन लाल रोने लगते हैं। श्रीमती गुलाटी के जहन में भी मारकाट और महिलाओं की दुर्दशा के वो जख्म आज भी ताजा है। हम बता नहीं सकते हैं, मेरी रुलाई छूट जाती है। हमसे न पूछिए, हम उनसे त्रासने के मारे हुए हैं। हमको मारने के लिए आए, बंदूक लेकर छत से चढ़ गए। हम लोग एक वो होता है तंदुरमा होता है जिस पर हम छिप गए। हॉस्पिटल में छिप गए। पहले करनाल गए, करनाल गए, उसके बाद बलरामपुर है। पाकिस्तान में ऐसा है, हम लोग थे इधर फ्रंटियर को हाट के, तो हम लोग पूरा परिवार जो है हमारे दादाजी को राय साहब की पदवी में दिए थे। तो हम लोग घूमने सब आए हुए थे, तो सब घूमने चले गए या पठानकोट वगैरह घूमने गए। हमारे रिश्तेदार जितने चाचा वगैरह थे, हम लोग जो है अपने नानी के यहाँ गए। हमने कहा हम नानी के यहाँ जाएंगे। तो समझ लीजिए कि जिस वक्त हम लोग मंदिर में गए, माथा टेकने, उस वक्त दौड़ लगे, भागो भागो भागो, आगे 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 आए हैं। समझ लीजिए आग लग गई, चारों तरफ से लगा दी उन लोगों ने। और जो भागने लगी लेडीज़, उनके गोद में बच्चा था, उनके बच्चा छीना और उनके सामने ऐसे आग पे डाल दिया। रोते कल्पते लड़कियों की बहुत इंसल्ट की, और लड़कियां जहाँ कुआं आया कुएं में कूद गई। बहुत बुरा हाल हुआ। केवल कृष्ण शर्मा भी विभाजन की आग में झुलसे हैं। उस वक्त माहौल खराब होते देख पाकिस्तान में अपनी बसी बसाई जिंदगी छोड़कर इनके पिता 10 अप्रैल 1947 को परिवार समेत लाहौर से बलरामपुर आ गए। केवल कृष्ण कहते हैं कि वोट की राजनीति के लिए नेताओं ने उस समय ये सब कुछ किया। मकान हमारा लाहौर में था, पिताजी हमारे बलरामपुर गए और पिताजी वहाँ से हम लोगों को सबको लेके 10 अप्रैल 1947 को बलरामपुर आ गए। 15 अगस्त को तो आज़ादी मिली, और मारकाट तो जुलाई से ही बहुत जोर शोर से मारकाट शुरू हो गई थी। 1947 में भारत ने गुलामी की सारी जंजीरें तोड़ दी और आजाद हवा में सांस लेने लगा। आज हम सभी आजादी के दीवानों के किस्से सुनते हैं, लेकिन उस दर्द को सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने उस दौर को जिया है, और बलरामपुर के ये सभी परिवार उन्हीं में से एक हैं। विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, लखनऊ। आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अब हर घर तिरंगा अभियान की। स्वतंत्रता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में देश भर में 9 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की गई। इसी के तहत देश भर में तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसी अभियान के तहत आज राजधानी दिल्ली में सांसदों ने बाइक रैली निकाली। इस बाइक रैली में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, किरेन रिजिजू, राम मोहन नायडू तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज भारत मंडपम से हर घर तिरंगा बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि यह तिरंगा यात्रा विकसित भारत के लिए एक मील का पत्थर के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। हर घर तिरंगा एक अभियान है जो आजादी के अमृत महोत्सव का हिस्सा है। 2021 में लोगों को तिरंगा घर लाने और भारत की स्वतंत्रता के 75वें वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसे फहराने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था। अब एक ही आंदोलन बन गया है। तब से लगातार करोड़ों लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराते हैं और मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि आने वाले 15 अगस्त पर एक नया रिकॉर्ड बनेगा, हर घर तिरंगा होगा। तिरंगा यात्रा को लेकर केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर देश भर में यह यात्रा चल रही है। युवाओं में राष्ट्रवाद और देश प्रेम का जज्बा दिखाई दे रहा है। प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर
युवा शक्ति राष्ट्रवाद की भावना से उत्प्रेरित होकर के तिरंगे के सम्मान में, शहीदों के सम्मान में आज दिल्ली के अंदर तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। इस अवसर पर सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा कि वो केवल इस यात्रा के लिए दिल्ली आए हैं, कल उनके लोकसभा क्षेत्र में भी तिरंगा यात्रा है। मुझे ये इतना उमंग और ऊर्जा देती है कि हमारा हाउस फ्राइडे को लोकसभा बंद हो गया, साइन डाई हो गया। मैं अपनी कंस्टिट्यूएंसी में चला गया था, लेकिन 13 तारीख के लिए मैं खास तौर से इस तिरंगा यात्रा में शामिल होने आया, जबकि कल मेरी क्षेत्र में भी फिर तिरंगा यात्रा। हर साल की तरह इस बार भी तिरंगा यात्रा में युवाओं का जोश नजर आ रहा है। सुबह से ये तिरंगा यात्रा यहाँ पर निकाली गई है, जो कि भारत मंडपम होते हुए, इंडिया गेट होते हुए, इंडिया गेट सर्कल पर मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आकर खत्म हुई है। लेकिन एक बात तय है कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं लोगों के बीच देशभक्ति की जो उमंग देखने को मिल रही है वो अपने आप में अविश्वसनीय है, और साथ में लहराता हुआ तिरंगा लोगों में ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। वहीं हापुड़ जनपद में भी भाजपा युवा मोर्चा ने तिरंगा यात्रा निकाली। तिरंगा यात्रा में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के तत्वाधान में तिरंगा यात्रा लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा स्थल से शुरू होकर अटल पार्क पर समाप्त हुई। समापन सत्र को संबोधित करते हुए क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया ने कहा कि देशभक्ति देश के युवाओं में सभी वर्गों में दौड़ रही है और तिरंगा यात्रा एक ऐसी यात्रा है जिससे हम सभी एक साथ मिलकर देश में राष्ट्र भावना को जागृत करते हैं। हर घर तिरंगा अभियान को लेकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि हर घर पर 15 अगस्त के पावन पर्व के अवसर पर तिरंगा फहरना चाहिए। इसी के निमित्त भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर घर तिरंगा पहुंचाने का काम भी करेगा और फहरवाने का काम भी करेगा। इसी को गति देने के लिए ये 11, 12, 13 3 दिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तिरंगा यात्रा के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम। ये जो यात्रा हमने निकाली है, जो जुलूस के रूप में ये निकाली गई है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, जो है ये इसका प्रमाण है कि हम सब भारतवासी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हमें गर्व है कि आज इस तिरंगा यात्रा में हम सब इकट्ठा होकर शामिल हुए हैं। क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसोदिया जी और हमारे हापुड़ के अध्यक्ष नरेश तोमर जी और सतपाल सैनी जी और सभी हमारी बहनें और सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, युवा मोर्चा, सब ने मिलकर ये तिरंगा यात्रा निकाली है लाल बहादुर शास्त्री पार्क से, और ये जितनी प्रतिमाएं उन पे माल्यार्पण करते हुए अटल बिहारी पार्क में आके इसका समापन हुआ है। इसका उद्देश्य ये है कि घर घर तिरंगा, जो अभियान माननीय मोदी जी द्वारा चलाया गया है कि कोई घर ना छूटे, हर घर पर तिरंगा हो, इसका यही उद्देश्य है। देश की राजधानी दिल्ली में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां अब जोरों पर हैं। स्वतंत्रता दिवस के मद्देनजर दिल्ली के लाल किले पर आज सेनाओं द्वारा परेड, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का पूर्वाभ्यास किया गया। भारत इस साल अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाने वाला है। मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को संबोधित करेंगे और राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तैयारियों के तहत लाल किले को सजाया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। स्वतंत्रता दिवस पर देश भर से लोग लाल किला पहुंचेंगे और झंडारोहण समारोह में भाग लेंगे। स्वतंत्रता दिवस से पहले राजधानी दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था पर पूर्वी दिल्ली की पुलिस उपायुक्त अपूर्वा गुप्ता ने कहा कि 15 अगस्त के लिए हमने पहले से ही तैयारियां शुरू कर दी हैं और सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। बेस्ड ऑन द नेसेसिटी काफ़ी पर्याप्त मात्रा में मांगी है और हमें उम्मीद है मिल भी जाएगी। उसके अलावा यूपी पुलिस के साथ जितने भी बॉर्डर चेक पॉइंट्स हैं वहाँ पे जॉइंट चेकिंग की भी प्लानिंग है हमारी, और उसके अलावा नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जाने वाले रास्तों पे भी हम लोग अपनी पिकेटिंग करेंगे। स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों के तहत ही पुलिसकर्मी भी गश्त में व्यस्त हैं। ऐसी ही एक तस्वीर यमुना खादर से आई है, जहां पुलिस पेट्रोलिंग की जा रही है। इस बारे में शाहदरा पुलिस का कहना है कि जिले भर में सुबह से ही व्यवस्थाएं हैं, सीमा पर चौकियां लगी हुई हैं और यमुना खादर में नाव से गश्त की जा रही है।
आज डिस्ट्रिक्ट में सुबह से अरेंजमेंट लगा है। इसमें सभी बॉर्डर पिकेट्स और यमुना खादर की में भी प्रॉपर पेट्रोलिंग और यमुना में बोट से भी हमारी पुलिस पेट्रोलिंग करती है। इसके अलावा पूरे डिस्ट्रिक्ट में सब जगह पे चेकिंग और ये सब दुरुस्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। 15 अगस्त को दिल्ली के मंत्री आतिशी तिरंगा नहीं फहरा पाएंगे। दिल्ली सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग एनसीटीडी ने केजरीवाल के उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि केजरीवाल की जगह आतिशी स्वतंत्रता दिवस पे राष्ट्रीय ध्वज फहराएं। सामान्य प्रशासन विभाग जीएनसीटीडी ने मंत्री गोपाल राय को जवाब देते हुए कहा है कि 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आतिशी मार्लेना को अधिकृत करने का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का निर्देश कानूनी रूप से अमान्य है और इस पर कार्रवाई नहीं की जा सकती है। इसमें यह भी कहा गया है कि तिहाड़ जेल से केजरीवाल का ऐसा संचार स्वीकार्य नहीं है और यह नियमों का उल्लंघन है। खबरें अब मौसम से जुड़ी हुई। मौसम विभाग ने देश के मध्य, पूर्वोत्तर और दक्षिणी हिस्सों में अगले 2 दिन के लिए तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत में अगले 7 दिन तक तेज बारिश जारी रहेगी। इसके अलावा तिरुवनंतपुरम में इडुक्की और पथानामथिट्टा जिलों में भी तेज बारिश का अलर्ट है, जबकि केरल के 9 अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में भी बारिश से हाल बेहाल है। पहाड़ी इलाकों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश लगातार जारी है। हिमाचल के कई जिलों में भारी बारिश से व्यापक नुकसान भी हुआ है। बारिश से संबंधित घटनाओं में अब तक 100 से अधिक लोग मारे गए हैं। वहीं भूस्खलन और अचानक बाढ़ के कारण 4 राष्ट्रीय राजमार्गों सहित 338 सड़कों पर यातायात ठप है। बारिश की वजह से कई इलाकों में बिजली भी गुल रही है और पानी की सप्लाई भी बाधित हुई है। बारिश से राज्य को लगभग 842 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। क्षेत्रीय मौसम कार्यालय ने आगामी शनिवार तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है और इसके साथ ही आज के लिए चंबा, किन्नौर, सिरमौर और शिमला जिलों के कुछ हिस्सों में कम से मध्यम बाढ़ के खतरे की भी चेतावनी दी गई है। और खबर अब अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई आ रही है। खराब मौसम के कारण अमरनाथ यात्रा को आज के लिए रोक दिया गया है। यात्रा पहलगाम और बालटाल मार्ग से शुरू होने वाली थी। भारी बारिश के बाद पहलगाम और बालटाल एक्सेस दोनों पर रखरखाव और मरम्मत का कार्य करने के लिए अमरनाथ यात्रा को निलंबित किया गया है। सरकार के सुरक्षा व्यवस्था और इंतजाम से तीर्थयात्री खुश हैं। 29 जून से को शुरू हुई यह अमरनाथ यात्रा 19 अगस्त को समाप्त होगी। यात्रा की ओरिजिन थी वो थी पहलगाम से, लेकिन वहाँ पता चला कि कुछ कारणों की वजह से यहाँ जो है सो शट डाउन कर दिया गया है और आप जो है सो ये श्रीनगर बेस कैंप चले जाएं और वहाँ से आपकी यात्रा प्रारंभ होगी। और यहाँ पे बहुत ही उम्दा व्यवस्था है, बहुत ही अच्छा व्यवस्था है भोजन का, रहने का, और यहाँ के जितने भी सीआरपीएफ और लोकल पुलिस अथॉरिटीज़ हैं बहुत अच्छा कोऑपरेशन कर रहे हैं यात्रियों के साथ। बहुत अच्छा व्यवहार हो रहा है। बाबा जो है सो हर लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। थैंक्स टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दैट ही हैज मैनेज्ड ऑल दीज थिंग्स इन एप्पल पाई ऑर्डर। और बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके मेरे को। सुविधाएं तो अच्छी है, बेस कैंप भी अच्छा है, खाना भी बढ़िया देते हैं। सभी यात्रियों का निवेदन है कि एक बार तो बाबा के दर्शन करने चाहिए। और सीधा रुख कर लेते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी आपसे कुछ देर में प्रेस को संबोधित करेंगे और आइए सीधा रुख कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अयोध्या में हम सब ने देखा कि समाजवादी पार्टी के एक नेता मोहित खान के ऊपर किस प्रकार नाबालिग के साथ बलात्कार का आरोप लगा और उसके ऊपर हमने ये देखा कि संवेदनशीलता तो छोड़िए, किस निर्लज्जता के साथ उसके ऊपर राजनीति की गई। उसके बाद आपने देखा कि कन्नौज में एक बार फिर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेता के ऊपर पुनः एक बार नाबालिग लड़की के साथ ही बलात्कार और बलात्कार के प्रयास का इतना गंभीर आरोप लगा है। विषय अपराध एक तरफ है, परंतु
अपराध के प्रति संवेदनहीनता उससे ज्यादा बड़ा गंभीर विषय है। कन्नौज के इस प्रकरण के ऊपर पहले समाजवादी पार्टी का यह कहना कि उससे हमारा ऐसा संबंध है, वैसा संबंध है नहीं है। जहां तक अखिलेश यादव जी की उनकी संवेदना की चिट्ठी तक अवेलेबल है, और उससे अधिक गंभीर बात है कि समाजवादी पार्टी की एक नेत्री ने यह तो स्वीकार किया ही कि कन्नौज का आरोपी उनकी पार्टी का पूर्व नेता है, उसके साथ एक बहुत ही संवेदनहीन और अशोभनीय बयान भी दिया कि 15 वर्ष की वह लड़की कौन सी नौकरी प्राप्त करने के लिए रात में गई थी। मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी की जो असली फितरत है और जो उनकी इस प्रकार के अपराधियों को कवर फायर देने में जो उनकी सीमा है, उसको वो दर्शाता है। हम ये कहना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश में एक दौर में समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा था, 2 लड़कियां जिनके साथ बलात्कार हुआ था उन्हें न्याय नहीं मिला था, तो उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उसके बावजूद एक ऐसा असंवेदनहीन बयान दिया था कि लड़कों से गलती हो जाया करती है। आज मैं कहना चाहता हूं कि यूपी के जो 2 लड़के हैं, जो चुनाव के समय कहते थे 2 लड़के, उन लड़कों के साथ के जो लोग हैं वो गलती नहीं अपराध कर रहे हैं। और जब से ये 2 लड़कों की ताकत बढ़ी है, तब से अपराधियों की हिम्मत और हिमाकत भी उसी अनुपात में बढ़ती हुई नजर आ रही है। दुख की बात यह है कि इस प्रकार के विषय पर, जहां नाबालिग बच्चियों के साथ इस प्रकार के दुष्कर्म का आरोप हो, वहां पर ईमानदारी से, क्योंकि हम ये मानते हैं कि अपराध और अपराधी को जात पात, पंथ, मजहब और राजनीतिक दल के तराजू पर नहीं तौलना चाहिए, उसे सिर्फ अपराधी देखना चाहिए। परंतु उसके बावजूद बजाय संवेदनशीलता के अनेक प्रकार की मांगे की जा रही हैं। कोई डीएनए टेस्ट की मांग कर रहा है, कोई कुछ। तो मैं बताना चाहता हूं कि समाजवादी पार्टी का तो डीएनए ही क्या है। अपराध और अपराधियों का सहज साथ, यह पूरे उत्तर प्रदेश को पता है कि अपराधियों के हौसले सबसे ज्यादा बुलंद समाजवादी पार्टी के शासनकाल में होते थे। और समाजवादी पार्टी का असली डीएनए, मैं समाजवादी पार्टी के ही बहुत पुराने समाजवादी नेता हुए और शायर हुए अदम गोंडवी, जिनकी की एक बड़ी प्रसिद्ध पंक्ति है, और ये मैं कैविएट लगा के बोल रहा हूं, ये उनके शब्द हैं, मेरे नहीं हैं। उन्होंने समाजवादी पार्टी में आए हुए आपराधिक तत्वों के हौसले बुलंद होने पर दुखी होकर लिखा था कि यह समाजवादी आंदोलन कहां पहुंच गया। उन्होंने यह लिखा था कि काजू भुना है प्लेट में और विस्की गिलास में, उतरा है रामराज यों विधायक निवास में। और आगे उनकी लाइन है, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत। मैं कैविएट लगा बोल रहा हूं, उनकी लाइन है, मेरी नहीं। पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, कितना असर है खादी के उजले लिबास में। तो मुझे लगता है कि यह समाजवादी पार्टी के ही एक समाजवादी नेता के दिल का दर्द आज की समाजवादी पार्टी के असली डीएनए यानी राजनीतिक डीएनए को बताने के लिए पर्याप्त। दूसरी, उससे भी अधिक दुखद, जघन्य और दुर्दांत घटना जो कि पश्चिम बंगाल में हुई, और दुख की बात यह है कि वहां पर इससे भी अधिक विभत्स तरीके से अपराधियों को संरक्षण देने का जो प्रयास किया जा रहा है वो और भी अधिक दुख देने वाला है। जिस प्रकार से वहां प्रिंसिपल को हटाया गया और 24 घंटे के अंदर दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया गया, इससे पश्चिम बंगाल की सरकार की उन अपराधियों के प्रति किस प्रकार की संरक्षण की भावना है वो बेनकाब हो जाती है, और पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा हो रहे किसी भी जांच के ऊपर बहुत गहरे शक की दीवार खड़ी कर देती है। आज मैं पूछना चाहता हूं
कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री जी की इतनी ममता उस प्रिंसिपल के प्रति क्यों है। और मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि जब मांग की जा रही है कि सीबीआई को वह जांच दे दी जाए, तो आप यह कह रही हैं कि इतने दिनों तक यदि यह ना हो सका तब सीबीआई की बात करेंगे। तो मेरा सीधा सवाल और आरोप है तृणमूल कांग्रेस की सरकार से कि इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है। यह इतने दिन की मोहलत किस प्रकार के मैनिपुलेशन के लिए दी जा रही है क्या? क्योंकि संदेश खाली में भी हम लोग यह विषय देख चुके हैं। यदि आपका दिल ईमानदारी से इस विषय पर जांच कराना चाहता है तो देश की सर्वोच्च जांच एजेंसी को त्वरित जांच क्यों नहीं स्थानांतरित की जा रही है? Why immediately the investigation is not being transferred to the highest investigative agency of the country? अब मेरा तीसरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। ये इंडी गठबंधन के सभी लोग जिस ढंग से एक दूसरे से मिले हुए हैं, कहां गई प्रियंका गांधी जी जो कहती थी लड़की हूं लड़ सकती हूं, उनके होठ सिले हुए हैं अयोध्या कन्नौज से लेकर कोलकाता तक। राहुल गांधी जी जो कहते थे कि मोहब्बत की दुकान, तो मुझे लग रहा है कि उनकी दुकान में, उनकी उस सियासी दुकान में मोहब्बत अपराधियों के लिए है, मोहब्बत आतंक के आरोपियों के लिए है, मोहब्बत भ्रष्टाचारियों के लिए है, मोहब्बत दंगाइयों के लिए है और मोहब्बत बलात्कारियों के लिए है। अगर एक शब्द में कहें तो ये इंडी गठबंधन के सभी दल एक दूसरे के अपराध को कवर करने के लिए, जिसे हम लोग एक भाषा में कहते हैं ना, कवर फायर। सो दीज पार्टीज आर प्रोवाइडिंग अ क्राइम कवर टू म्यूचुअल क्रिमिनल एलिमेंट्स, यानी एक दूसरे के आपराधिक तत्वों को एक प्रकार का पॉलिटिकल क्राइम कवर देने का प्रयास कर रहे हैं। हम पुनः यह कहना चाहेंगे कि आप विपक्ष में हो या सत्ता में हो, हम विपक्ष में रहें या सत्ता में रहें, इस प्रकार के विषयों के ऊपर संवेदनशीलता से बात होनी चाहिए, राजनीति के हिसाब से नहीं। और इस तरह के विषय के ऊपर दलगत भावना से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिए और अपराधियों को किसी भी प्रकार का संरक्षण, उनका मनोबल बढ़ाने का प्रयास अथवा उन्हें मोहलत देने का प्रयास नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। प्रश्न सादर आमंत्रित हैं संजय शर्मा। यही तो हमारा सवाल है, ये इतने दिन की मोहलत किस लिए दी जा रही है? जिस ढंग का आचरण रहा है कि आपने प्रिंसिपल को वहां से हटाया और इमीडिएटली दूसरी जगह बनाया, तो उससे तो शक होता है कि यह मोहलत किसी मैनिपुलेशन को ध्यान में रखकर तो नहीं दी जा रही है। और कोई प्रश्न? ठाकुर रविंद्र सिंह। आप सुन रहे थे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी को, जो कन्नौज और पश्चिम बंगाल में महिलाओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार पर प्रेस को संबोधित कर रहे थे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कन्नौज में जिस तरीके से एक महिला के साथ रेप हुआ, उसमें सपा का नेता जो है वो आरोपी है। उन्होंने कहा कि सपा जो है, समाजवादी पार्टी जो है वो अपराधियों को संरक्षण दे रही है। उधर पश्चिम बंगाल के हमले पर उन्होंने कहा कि ममता सरकार की प्रिंसिपल के साथ इतनी ममता क्यों है, क्योंकि प्रिंसिपल को आरजीकर कॉलेज से निलंबित करने के बाद दूसरे कॉलेज में नियुक्त कर दिया जाता है, ऐसा क्यों? और ममता सरकार क्यों सीबीआई जांच से भाग रही है? और उन्होंने कहा कि इस मौके पर संवेदनशीलता की जरूरत है, संवेदनहीनता की नहीं। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।